यहाँ है एक ऐसे बेटे की कहानी जो अपने पिता के प्रेम को बहुत देर से बहुत कुछ गवा कर ही समझ सका। दोस्तों, जो आपके अपने हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, वो भी आपके दिल के अंदर नहीं झांक पाएंगे। जरूरी है संवाद, एक बार कम्युनिकेशन, वो भी थोड़े प्यार से शुरू करके तो देखिए, चाहे वाणी से, चाहे अपने ही तौर तरीकों से। फिर देखिए कैसे आपकी नीरस जिंदगी इंद्रधनुषी महल बन जाती है। तपती दोपहरी में पूरे मनोयुवक से वहाँ वृद्धाश्रम की घास बीनने में लगा हुआ था। अंकल आंटी लोग जब नंगे पैर घास पर टहलते होंगे तो ये बीच बीच में उगाई नुकीली धूप उन्हें चुभती होगी, इसलिए उनको चुन चुन कर उखाड़ रहा था। अचानक अपने ऊपर एक छाया सी पड़ी, जैसे कोई पास आकर खड़ा हुआ हो। मुस्कुराते हुए सिर उठाकर देखा तो एकदम से सांस गले में अटक गई। कौन? पापा? पर आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई। गहरी नज़रों से वे उसे ही देख रहे थे। आधे चेहरे को ढके हुए घनी सफ़ेद दाढ़ी, मूछे, कंधों तक बिखरे सफ़ेद बाल, साधारण सी सफ़ेद धोती और कुर्ते में वे कोई दिव्य पुरुष से लग रहे थे। मूर्छित होते होते बचा था वहाँ। 2 पलों के लिए दोनों की दृष्टियों का आदान प्रदान हुआ। उन पलों में जैसे दुनिया थम सी गई थी। फिर वह निर्निमेष आगे बढ़ गए। उसका हृदय चित्कार कर रहा था कि दौड़कर उनको पकड़ ले, रोक ले, क्षमा मांग ले, परंतु शरीर ने जैसे शक्तिहीन हो जवाब दे दिया था। बस हाथों में नुकीले धूप पकड़े दोनों घुटनों के बल घास पर बैठा हद बुद्धि सा वहाँ उन्हें जाते हुए देखता रह गया था। 7 साल, हाँ 7 साल ही तो होने को आए हैं उस लज्जाजनक घटना को। तब से आज तक एक दिन भी ठीक से सो नहीं सका है वहाँ। उसके पिछले जीवन का चलचित्र उसकी आंखों के सामने चलने लगा था। माँ पापा का वह एकलौता बेटा था। पापा एक डिग्री कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। लाड़ प्यार से कोसों दूर, सख्त और अनुशासन प्रिय, उसे तराशकर जीवन की राह पर बिना किसी सहारे के चलने लायक बनाना चाहते थे। पर उनकी नज़रों में वह एक नालायक लड़का था जिसकी पढ़ाई लिखाई में कुछ खास रुचि नहीं थी। उससे बात करने का तरीका उनका इतना रूखा और कठोर था कि वह चिढ़ जाता था। जब तक उसे सुनाते हुए माँ से कहते, अपने लाडले से कह दीजिए यहीं 2-4 साल है, जमकर मेहनत कर ले, सिर्फ यही एक रास्ता है अच्छी नौकरी मिलने का। ये इनकी यारी दोस्ती कुछ काम नहीं आएगी। कभी कहते, अभी पिछले महीने ही तो दिए थे 5000, बरखुरदार कहाँ उड़ाते हो सारे पैसे इतनी जल्दी। एक बार उसने दोस्तों की देखा देखी माँ से नई मोटरसाइकिल लेने की जिद की थी। क्या रोब पड़ता है सब पर जब बाइक लहराते हुए कॉलेज में घुसते हैं। पर पिताजी ने साफ मना कर दिया था कि क्यों, ऑटो में जाने में इज्जत कम होती है क्या। जब तक माँ थी उसे समझाया करती थी कि पापा तुझे कामयाब बनाना चाहते हैं। वह अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगे, पर उनके प्राण तेरे अंदर ही बसते हैं। तेरी हर इच्छा वहाँ कैसे भी पूरी करना चाहते हैं। प्राण मेरे अंदर बसते हैं, वाह, तभी मुझे हर समय डांटते रहते हैं। हाँ, वह चिढ़ उठा था। माँ के जाने के बाद घर में बस वहाँ और पापा ही रह गए थे। माँ ही उन दोनों के संबंध सूत्र की कड़ी थी। पापा उसके पढ़ाई लिखाई और खाने पीने व स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते थे। अपनी ओर से वो भी भरसक प्रयत्न करता था उनकी सहायता करने की। अब दोनों एक दूसरे के लिए चिंतित रहते थे, किंतु वार्तालाप अभी भी बहुत कम ही होता था दोनों के बीच, सिर्फ बेहद जरूरी वाला। जब भी उसे कुछ बाहर से खाने का मन होता, फिल्म देखनी होती, दोस्तों के साथ घूमने जाना होता, वह पापा से पैसे मांगता। वो नहीं देते। हमेशा उनका वही जवाब होता, इन सब फालतू कामों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। जब कमाओगे तब पता चलेगा कितनी मुश्किल से पैसे आते हैं। जी तोड़ मेहनत करो, किसी कंपटीशन में आकर दिखाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, तब इन सब चीज़ों पर पैसे उड़ाना। जाने ये लड़कपन की उम्र का तकाजा था या कुछ अमीर बिगड़े हुए दोस्तों की संगत का असर या माँ की कमी। वो रास्ता भटक गया था। उसका यह विश्वास दृढ़ होता गया कि पापा को उसकी खुशियों से कोई मतलब नहीं। बस हर समय भाषण देते हैं कि वो पढ़ाई करके बड़ा आदमी बने। चाहता तो वो भी यही था, पढ़ाई भी खूब करना चाहता था,
पर उसका तर्क यह था कि जब पापा के पास उसके थोड़ी बहुत मौज मस्ती करने तक के लिए पैसे नहीं है तो वो उसके इतने महंगे महंगे कोर्सेज की फीस कहाँ से देंगे। अब तो कैसे भी उसे ही जीवन भर अपना और पापा का बोझ ढोना है। और फिर आया उसके जीवन का सबसे मनहूस दिन, जब उसने उन नकारा दोस्तों के बहकाव में आकर वहाँ कुकृत्य करने का निश्चय कर लिया। प्रोजेक्ट के नाम झूठी सच्ची कहानियाँ बनाकर पिताजी के संग ऋषिकेश जाने की योजना बनाई। कुछ दिन वहाँ रहकर अपने प्रोजेक्ट के काम का बहाना बनाकर उनको रोज विभिन्न सत्संगों और भागवत प्रवचनों में दिन भर के लिए छोड़ दिया करता था। 3-4 दिन उनके साथ ऋषिकेश में इसी तरह बिताकर एक दिन सुबह उन्हें वहीं छोड़कर वहाँ चुपचाप अपने शहर लौट आया था। घर पहुंचकर दरवाजे पर नया बड़ा सा ताला लगाया और अपनी किताबें और ज़रूरत भर का सामान लेकर तुरंत शिफ्ट हो गया था पास के ही दूसरे शहर। परंतु अब बार बार उसकी आंखों के सामने पापा का उसकी प्रतीक्षा करता मायूसी भरा चेहरा उभर कर आता था। नई जगह पर या भीड़ भाड़ में अक्सर उसका हाथ वे ऐसे पकड़ लेते थे जैसे कोई छोटे बच्चे हो और उससे अलग होकर खो जाएंगे। बेटा जल्दी आ जाना, यह तुम्हारे बिना जी घबराता है, कब पूरा होगा प्रोजेक्ट, रोज उसके जाते समय कहते। इतने दृढ़ व्यक्तित्व वाले पापा वहाँ कितने असहाय और वृद्धि से लगने लगे थे। उसकी अंतरात्मा की धिक्कार को उसके दोस्त अपनी बातों से दबाने की कोशिश करते थे। अरे यार परेशान क्यों हो रहा है, तूने वहाँ हमेशा के लिए थोड़ी ही छोड़ के आया है। कुछ समय बाद जब ठीक ठाक नौकरी मिल जाए तब उन्हें माफ़ी मांगकर वापस ले आना, बड़े लोग माफ़ कर देते हैं। ओह कैसी हास्यास्पद बचकानी योजना बनाई थी सबने मिलकर, जैसे पापा कोई नासमझ बच्चे थे जो हर कार्य उसकी सुविधा अनुसार ही करेंगे। वो कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। और मूर्खता की चरम सीमा यह है कि घर में नया ताला डालने से सभी स्वयं की होशियारी पर गर्व से अभिभूत हुए जा रहे थे। निर्बुद्धियों को ये नहीं समझ आ रहा था कि पापा जैसे जीवन वाले व्यक्ति के लिए कोई भी ताला तोड़कर अपने ही घर में घुसना सिर्फ बाएं हाथ का खेल था। और वहाँ स्वयं क्या कभी उस ताले को खोल पाएगा जो पापा ने उन दोनों के दिलों के दरवाजे पर लगा दिया था। उनके कितने ही विद्यार्थी जो उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे और हर जगह फैले थे, उसे कुछ ही समय में ढूंढ निकाल सकते थे। पर ये सब तो तब होता जब पापा ऐसा कुछ करना चाहते। उसकी इस हृदय को चीरने वाली हरकत से उनके आत्मा तक पर इतना गहरा झटका लगा था कि उन्होंने स्वयं ही अपने सामान यहाँ तक कि अपने पुत्र प्रेम को भी तिलांजलि दे दी थी। न कभी वे घर वापस लौटे, न उसे कोई पत्र आदि ही लिखा। उन्होंने तो उसके अस्तित्व को ही नकार दिया था। हे भगवान, क्या कभी उसके इस अक्षम्य अपराध के लिए उसे ईश्वर के यहाँ क्षमादान मिल पाएगा। दिन पर दिन जैसे कुछ मरता जा रहा था उसके भीतर। सप्ताह भर बाद ही जब गहन अपराध बोध ने जब उसकी अकल पर बड़ा पर्दा हटाया तब वह उन्हें वापस लाने चल दिया था। पागलों की तरह हर जगह उन्हें ढूंढता फिरा। जितने भी बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम, सदन, कमरे सब उसने अपने पिछले प्रवास में देख रखे थे, यह सोचकर कि पिताजी इन्हीं में से किसी एक में रहते हुए मिल जाएंगे। सब देख डाले पर वे नहीं मिले। पूरा ऋषिकेश, हरिद्वार और आसपास का पूरा इलाका छानने के पश्चात अंत में थक हार कर वापस आ गया था। लज्जा और दुख से उसने कमरा बंद कर पढ़ाई में ही डुबो दिया था खुद को। उन बुद्धिहीन दोस्तों से भी किनारा कर लिया था। पिताजी की वाणी सच साबित हुई। कड़ी मेहनत से अच्छी नौकरी मिल गई थी उसे। समाज के मानदंड के अनुसार वह बड़ा आदमी बन गया था। पर यह तो उसकी अंतरात्मा ही जानती थी कि वह कितने भोने व्यक्तित्व वाला आदमी है। तब से समय मिलते ही शहर के हर वृद्धाश्रम में जाया करता है और बुजुर्गों की सेवा किया करता है। उनकी सेवा से थोड़ी शांति मिलती है उसे। और आज दोपहर में इस वृद्धाश्रम में वो दिख गए थे उसे। संज्ञा शून्य सा घर वापस आकर बिस्तर पर ही पड़ गया था वो। रात भर बहते हुए आंसुओं और दिल में मचे झंझावत से नींद को आंखों से कोसों दूर रखा। क्या वे पिताजी ही थे? नहीं, अगर वे होते तो डांटते, गुस्साते या कुछ तो कहते। उनकी आवाज़ से तो वहाँ तुरंत पहचान लेता। क्या उनसे जाकर पूछे कि क्या आप मेरे पिताजी हैं? कहीं वे वहीं हुए तो किस मुंह से उनका सामना करेगा? और अगर कहीं वे कोई और हुए तो
अपना इतना घृणित अतीत कैसे किसी के सामने उजागर करे। वह आत्मग्लानि और पश्चाताप की ज्वाला ने उसे सारी रात कटघरे में खड़ा रखा। फिर कुछ दृढ़ निश्चय कर तेजी से उठकर उसने पुराने घर की चाबियां ली और बाहर निकल गया। अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित वह अवश्य करेगा। आंसुओं से अपने पिता के पांव धोते हुए अपने किए जघन्य अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगेगा और उन्हें अपने नहीं उनके घर लेकर आएगा। अब जीवन भर उन्हें कहीं जाने नहीं देगा। वो भटने के साथ ही उसकी कार वृद्धाश्रम के बाहर थी। लगभग दौड़ते हुए वो अंदर घुसा। लॉन में मल्होत्रा अंकल पौधे को पानी दे रहे थे। उसे देखते ही मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, आज इतनी सवेरे? कुछ अपना भी ध्यान रखा करो बेटा। उनकी बात अनसुनी करते हुए वह उतावली से बोला, अंकल, वहाँ कल एक नए अंकल दिखे थे ना, लंबे बालों वाले। वहाँ किस रूम में ठहरे हैं? कौन? वहाँ? अरे वहाँ तो बेटा कल रात को ही चले गए, पता नहीं कहाँ। न जाने कहाँ से आए थे कल सुबह। कह रहे थे यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, अब बाकी की ज़िंदगी यहीं बिताएंगे। पर रात को किसी को बताए बिना चले गए। किंग कर्तव्य में मुड़ खड़ा रह गया था वहाँ। फिर वापस बाहर भागा। तेजी से कार दौड़ाकर कई जगह ढूंढा उनको, पर वे कहीं नहीं दिखे। किनारे कार रोककर स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखे दुख और हताशा से वह काफ़ी देर तक रोता रहा। अनजाने ही उसके हाथों ने कार को उसके पुराने घर की ओर मोड़ दिया था। इतने वर्षों बाद वहाँ आया था उस घर में जहाँ उन तीनों की अनगिनत यादें थी। सब कुछ वैसे ही करीने से रखा था। वहाँ पिताजी के कमरे में गया। वहाँ उनकी चीज़ों को छूना चाहता था, उनको महसूस करना चाहता था। उनके बिस्तर पर हाथ फेरा मानो उनके चरण स्पर्श कर रहा हो। फिर उनकी अलमारी खोली। सलीके से सब सामान सहेजा रखा था। वहाँ निरुद्देश्य सा कुर्ते पैजामे शर्ट को हाथ से सहलाता रहा। अचानक स्लेब पर बिछे कागज़ के नीचे कुछ खिसका। उसने बिछे हुए कागज़ को थोड़ा उठाकर देखा। नीचे कागज़ के कुछ लंबे वाले सफ़ेद लिफाफे बड़े करीने से रखे थे। कौतूहलवश खोल कर देखे। सबके अंदर काफ़ी रुपयों के नोट थे। हर लिफाफे के ऊपर पिताजी की साफ सुंदर लिखावट में कुछ न कुछ लिखा था। एक पर लिखा था CAT के फीस के लिए, दूसरे पर लिखा था कोचिंग क्लासेस की फ़ीस के लिए, एक और पर लिखा था BTech मेडिकल CA की फ़ीस के लिए, एक पर लिखा था भैया की मस्ती के लिए, और अंत में एक आखिरी लिफाफे पर लिखा था मोटरसाइकिल के लिए। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहते जा रहे थे। हाथों में पकड़े हुए सफ़ेद लिफाफों पर नीली स्याही के धब्बे फैलते जा रहे थे। रोते रोते उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। आ जाइए ना पापा, प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए ना।